हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स कवर करने वाला हूँ। इसे 2 पार्ट में कवर करूँगा, ठीक है? ये क्रॉनिकल है, मैगज़ीन है जो मंथली रिलीज़ होती है और इसमें मार्च 2024 दिया है, लेकिन इसमें जो करंट होता है वो मतलब 2 महीने पीछे लाइक जनवरी 2024 का दिया हुआ है। ये फरवरी में मैगज़ीन आई थी और इसमें 1 मंथ आगे की डेट दी हुई थी, मतलब मार्च 2024 दिया होगा, लेकिन जो करंट इसमें इंक्लूड होगा वो जनवरी 2024 का होगा। और ये जो हमारे आगे आने वाले एग्ज़ाम है, जैसे कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, आरओ री एग्ज़ाम, बीपीएससी टीचर वाला, बीपीएससी प्रीलिम्स, यूके पीसीएस और एमपी पीसीएस, और इसके साथ ही जो अदर वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सब में ये काम आने वाला है, ठीक है? तो आइए देख लेते हैं। तो पहले इसमें राज्य समाचार टॉपिक वाइज हम कवर करते रहेंगे जैसा इसमें दिया हुआ है। राज्य समाचार में देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का दिया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में 928 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया गया है। 4 जनवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश में 928 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है। अब पीएम श्री के बारे में जान लेते हैं। यह केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसे 2022 में शुरू किया गया था। तो जो पीएम श्री योजना है, एक तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, दूसरी ये 2022 में शुरू की गई थी। इस योजना के माध्यम से क्या किया जाएगा कि इस योजना के माध्यम से 5 वर्षों में पूरे भारत के 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, कितने स्कूल हैं? 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा और नई शिक्षा नीति से जोड़ा जाएगा। राज्य में पीएम श्री के तहत 1,000 से अधिक स्कूलों का उन्नयन और आधुनिकीकरण इस दिशा में एक कदम है, ठीक है? यानी उत्तर प्रदेश राज्य में 1,000 से ज़्यादा स्कूलों का उन्नयन किया जाएगा। पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 928 सरकारी स्कूलों को पीएम श्री योजना में शामिल किया जा रहा है, जिसमें 81 केंद्रीय और जवाहर नवोदय विद्यालय शामिल हैं। कुल मिला के इसमें जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय भी शामिल है, ये ध्यान रखना है। पूरे राज्य में 1753 स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में अपग्रेड करने के लिए चुना गया है। तो पूरे भारत में 14,500 हैं और उत्तर प्रदेश में 1753 स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में चुना जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है? प्रारंभिक बचपन की देखभाल करना, शिक्षक प्रशिक्षण को मजबूत करना, मौजूदा परीक्षा प्रणाली और शिक्षा में सुधार जैसे आवश्यक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है। देश के 26 करोड़ छात्रों में से लगभग 20% जो हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य के हैं, ठीक है? फिर अगला देख लेते हैं कि बहुआयामी गरीबी से उबरने में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। तो नीति आयोग द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। भारत में बहुआयामी गरीबी 2005-6 नामक एक शीर्षक से एक परिचर्चा पत्र जारी किया गया है, जिसमें विगत 9 वर्षों में बहुआयामी गरीब से अधिकतम संख्या में लोगों को बाहर निकालने के संदर्भ में उत्तर प्रदेश राज्य अग्रणी रहा है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान रखिएगा। फिर ये जो है ये फैक्ट हमारे मेंस में लिखने के काम आएगा कि राज्य में बहुआयामी गरीबों की संख्या 2015-16 में 37.68% से घटकर 2019-20-21 में 22.95% हो गई है और 2022-23 में आंकड़ा 17.40% हो गया है। फिर बहुआयामी गरीबी 2013-14 में भारत में, ये राज्य का डेटा था और ये भारत के संदर्भ में, तो बहुआयामी गरीबी 2013-14 में 29.17% से घटकर 11.28% हो गई है 2022-23 में। इस अवधि के दौरान 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, ठीक है? फिर आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक क्षेत्र में ऋण प्रवाह में वृद्धि हुई है। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड कब बना था? 1982 में, शिवरमन कमेटी की अनुशंसा पे, ठीक है? 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण प्रवाह 2024-25 में 5.73 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, ठीक है? अब ये ध्यान दे दीजिए, कृषि, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई तथा सेवा क्षेत्र को सरकार द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना जाता है। तो ये 3 सेक्टर हैं जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। अब ये जो डेटा है ये मेंस के लिए काम आएगा, जो यूपी पीसीएस का मेंस जब भी होगा। तो 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य को कृषि में 250%, एमएसएमई में 300% और सेवा क्षेत्र में 400% की वृद्धि दर की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार ने बैंकरों को राज्य के ऋण जमा कैश डिपॉजिट रेशियो में सुधार करने के लिए प्रेरित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में 2017 में 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया है, ठीक है? ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। आगे देख लेते हैं। दिव्य अयोध्या ऐप लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने पर्यटन पर केंद्रित एक मोबाइल ऐप दिव्य अयोध्या का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देने के अतिरिक्त सतत पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देना है, ठीक है? इस ऐप को अयोध्या आने वाले भक्तों और पर्यटकों के लिए नेविगेशनल अनुभव को बढ़ाने हेतु डिजाइन किया गया है। इस ऐप में एक ही जगह कई सुविधाएं मिलेंगी, जिसमें होटल और कैब बुकिंग, मुख्य पर्यटन और धार्मिक स्थानों की भी जानकारी आपको दी जाएगी। और दिव्य अयोध्या मोबाइल एप्लीकेशन को जो डिजाइन किया है वो किया है अयोध्या विकास प्राधिकरण ने, ठीक है? फिर आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है।
तो उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है और राष्ट्रीय आय में ये सारे डेटा जो हैं हमें मेंस में काम आएंगे। तो राष्ट्रीय आय में उत्तर प्रदेश का योगदान जो है वो 9.2% का है। राज्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। प्रीलिम्स के लिए फिर इतना ध्यान रखिए कि उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। और आप कमेंट करके बताइए कि पहला कौन सा राज्य है, ठीक है। फिर एमएसएमई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश शीर्ष 3 राज्यों में है। एक रियल एस्टेट परामर्श फर्म है CBRI क्रेडाई, ठीक है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य सूक्ष्म लघु एवं एमएसएमई क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में देश के शीर्ष 3 राज्यों में उभरा है। फर्म ने अपनी रिपोर्ट निकाली है। अब जो पंजीकृत कुल एमएसएमई है उसमें नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, नंबर 2 पे है तमिलनाडु और नंबर 3 पे है उत्तर प्रदेश, ठीक है। जो रजिस्टर्ड एमएसएमई है उसमें जो एरिया वाइज अगर देखें या परसेंटेज वाइज देखें जो रजिस्ट्रेशन है, तो महाराष्ट्र में 40%, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर और उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र की इतनी हिस्सेदारी है और ये सारी चीज़ें हैं। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के कई शहर एमएसएमई क्लस्टर के रूप में उभरे हैं। वे शहर कौन से हैं? आगरा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ और गाजियाबाद। ये 6 शहरों के नाम दिए हैं उत्तर प्रदेश के। कौन कौन से? आगरा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ और गाजियाबाद जो एमएसएमई क्लस्टर के रूप में उभरे हैं। फिर औद्योगिक निकाय हेतु 2,940 करोड़ रुपए की मंजूरी, इसको हटा देते हैं। फिर हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि वाराणसी व प्रयागराज को स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार दिया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में वाराणसी सबसे स्वच्छ गंगा नहर के रूप में शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। कौन सा शहर है? वाराणसी। फिर प्रयागराज दूसरे स्थान पर है और बिजनौर तीसरे स्थान पर है। अगर राज्य में देखेंगे तो वाराणसी नंबर 1 पे था, दूसरे नंबर पर प्रयागराज और तीसरे नंबर पर बिजनौर था, ठीक है। 2022 की रैंकिंग में क्या था कि वाराणसी हरिद्वार के बाद दूसरे स्थान पर था। इस बार वाराणसी पहले नंबर पर आ गया है। आगे कुछ देख लेते हैं। फिर प्रदेश के अन्य शहरों में कन्नौज 5वें नंबर पर, कानपुर 8वें नंबर पर, अनूपशहर बुलंदशहर 11वें नंबर पर, गंगा घाट 12वें और गढ़मुक्तेश्वर 13वें स्थान पर है। वहीं 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी श्रेणी में नोएडा को गार्बेज फ्री सिटी में 5 स्टार रैंकिंग और पहली बार वाटर प्लस सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान रखिएगा। नोएडा को गार्बेज फ्री सिटी में 5 स्टार की रेटिंग भी मिली है और साथ ही पहली बार वाटर प्लस सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। 2016 से स्वच्छ भारत शहरी मिशन के तहत केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी स्वच्छता और साफ सफाई पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। कौन जारी करता है ये? केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय यानी महुआ, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश में 5 नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ कहाँ किया जा रहा है बस ये देख लीजिए। आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट और श्रावस्ती। जब ये बन जाएंगे तो राज्य में जो कुल हो जाएंगी हवाई अड्डों का जो कुल हवाई अड्डे हो जाएंगे 19, ठीक है, 19 हवाई अड्डे हो जाएंगे। और अभी हाल ही में अयोध्या में जो है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। फिर ICGS के उपयोग में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। ICGS क्या है? इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। प्लेटफॉर्म पर उच्चतम प्रवेश दर दर्ज करने में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है। ये लगातार तीसरे वर्ष रहा है, ठीक है। और ICGS प्लेटफॉर्म की संकल्पना सुप्रीम कोर्ट की कमेटी द्वारा की गई है। इसे गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। और इसके अलावा फिलहाल इसमें कुछ इतना ही है। फिर रबी 2023-24 में खसरा पड़ताल मोबाइल ऐप। तो 4 जनवरी 2024 को लखनऊ में रबी 2023-24 में खसरा पड़ताल मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया। एग्री स्टैक योजना के तहत खसरा पड़ताल भारत सरकार की एक परियोजना है जिसका उद्देश्य भारत के कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का डिजिटल प्रारूप तैयार करना है। भारत सरकार ने 2023 में 10 राज्यों में इसका एक पायलट चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और उत्तर प्रदेश का इसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। गोरखपुर में 19 हेल्थ ATM का शुभारंभ किया गया है। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में हाईटेक चिकित्सा सेवा विस्तार के लिए 19 हेल्थ ATM का शुभारंभ किया है। इन हेल्थ ATM में क्या होगा कि 50 से अधिक तरह की जांच सुविधाएं मिलेंगी। रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से गोद लिए गए 500 टीबी रोगियों को पोषण पोटली भी वितरित की है। कहाँ की है? गोरखपुर में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। मिर्जापुर में ग्रामीण खेल महाकुंभ। बस इतना ही ध्यान रखिए, जो ग्रामीण खेल महाकुंभ आयोजित किया गया वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में किया गया। अब उत्तर प्रदेश से संबंधित अन्य जो वन लाइनर हैं उन्हें देख लेते हैं। 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर रितु कारिधा और प्रसिद्ध उद्यमी नवीन तिवारी को यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा की है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। यूपी गौरव सम्मान डॉक्टर रितु कारिधा और प्रसिद्ध उद्यमी नवीन तिवारी को। तो रितु कारिधा वैज्ञानिक हैं और जो व्यवसायी हैं वो नवीन तिवारी हैं। फिर ग्राम श्री एवं क्राफ्ट रूट्स हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये लखनऊ में किया गया है। बस इतना ध्यान रखना है। नाबार्ड ने कुशीनगर जिले में इतने पैसे दिए हैं, कोई मतलब नहीं है।
फिर देख लेते हैं 13 जनवरी 2024 को योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मिशन शक्ति योजना के तहत 1150 जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित की है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कहाँ किया है? गोरखपुर में मिशन शक्ति योजना के तहत 1150 जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित की है। फिर योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। ठीक है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 2024 को लखनऊ में राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन राशि एवं टैबलेट वितरित किए हैं। फिर लोक कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोरखपुर महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा, इटावा सफारी पार्क में लेपर्ड सफारी का शुभारंभ किया गया है। पूछ सकते हैं कि कहाँ पे किया गया है, तो इटावा सफारी पार्क में लेपर्ड सफारी का शुभारंभ किया गया है। लखनऊ छावनी में 3 दिवसीय नो योर आर्मी फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। तो नो योर आर्मी फेस्टिवल का शुभारंभ लखनऊ छावनी में किया गया है। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि बागपत नगर में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 77 करोड़ 36 लाख रुपए, मत याद रखिए, बागपत नगर में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया गया है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण कहाँ हुआ है? बागपत नगर में। फिर नए शैक्षिक सत्र 2024-25 में जो प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में है, उसमें कक्षा 1 और 2 में राष्ट्रीय एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएंगी। ये हो गया पूरा उत्तर प्रदेश का। अब देख लेते हैं बिहार करंट अफेयर्स। ठीक है, तो बिहार लघु उद्यमी योजना 2024, बिहार सरकार द्वारा ये योजना शुरू की गई है। इसका लाभ किसको मिलेगा? जो सिर्फ बिहार में निवास कर रहे गरीब परिवारों को मिलेगा। ठीक है, बिहार सरकार ने 90 लाख से अधिक गरीब परिवारों में से प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, 2 लाख रुपए मिलेगा प्रति परिवार। 5 वर्ष तक, कितने साल तक? 5 वर्ष तक चलने वाली इस योजना का लक्ष्य गरीब परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है जिनकी मासिक आय 6,000 रुपये प्रति माह से कम है। ये कुछ इनके मानदंड है। राज्य उद्योग विभाग द्वारा इस योजना को लागू किया जाएगा और लाभार्थियों का चयन कंप्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। फिर मुजफ्फरपुर और गया में वायु प्रदूषण का विश्लेषण किया गया है। यही सारी चीज़ें। फिर बिहार में बाल विवाह में वृद्धि हुई है। ठीक है, ये डेटा आप वहाँ लिख सकते हैं, या कहीं आप यूपीएससी में भी, इवन जब कहीं एसए में लिख रहे हो तो कहीं भी इसका यूज हो सकता है। लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल की एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार 1993 से 2021 के मध्य बचपन में आई लड़कियों के विवाह के मामलों की संख्या में 50 लाख की कमी आई है, किंतु 4 राज्य ऐसे हैं जहां देश के कुल ऐसे मामलों में हिस्सेदारी 50% है। 2021 में लड़कियों के बाल विवाह में सबसे अधिक हिस्सेदारी किसकी है? बिहार की है। ठीक है, और इसके बाद कौन आता है? बिहार के बाद आता है पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र। तो बाल विवाह सबसे ज़्यादा लड़कियों का जहाँ हो रहा है वो है बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा महाराष्ट्र। वहीं लड़कों का जो बाल विवाह है उसमें गुजरात का योगदान सबसे अधिक है, और उसके बाद बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, बचपन में शादी करने वाले लड़कों में से इन्हीं 4 राज्यों का 60% योगदान है। इसके अलावा बिहार सरकार जो है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने क्या किया है कि बिहार में सतत और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह कार्यक्रम विश्व संसाधन संस्थान, भारत और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से बिहार परिवहन विभाग द्वारा आयोजित किया जाएगा। 2023 में कुल नए वाहन पंजीकरणों में ईवी की हिस्सेदारी 7% थी, जो राष्ट्रीय औसत से 6% से अधिक थी। बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी नीति के तहत मोटर वाहन कर में खरीद प्रोत्साहन छूट और मजबूत चार्जिंग अवसंरचना के प्रावधानों के तहत 2028 के निर्धारित समय के अंदर राज्य में ईवी की पहुंच 15% के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। ठीक है, तो इस नीति के ये प्रमुख बिंदु थे। आगे देख लेते हैं, बिहार पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई है। इसमें क्या है कि इस नीति का उद्देश्य राज्य में पर्यटन स्थलों के पास मूलभूत बुनियादी ढांचे का विकास करना है, आसपास रोजगार का सृजन करना है, और जो 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, इससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें इसमें दी हैं। फिर एक चीज़ ये दी है, गंगा पर 4,556 मीटर लंबे पुल का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ किया जा रहा है? यह पुल बिहार में दीघा और सोनपुर को जोड़ेगा। ठीक है, नया पुल उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ेगा तथा भारी वाहनों द्वारा परिवहन की अनुमति प्रदान करेगा। इस परियोजना से वैशाली जैसे बौद्ध तीर्थ स्थलों के लिए कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। आगे जो वन लाइनर है वो देख लेते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से अलंकृत किया जाएगा, और यह घोषणा राष्ट्रपति ने कर दी है। हाल ही में एनटीसीए ने आधिकारिक तौर पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी में वृद्धि की घोषणा की है। ठीक है, जो एनटीसीए ने है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो बिहार में है, उसमें बाघों की आबादी की वृद्धि की घोषणा की है। फिर अन्य राज्यों से संबंधित देख लेते हैं। अन्य राज्यों में इतना ही ध्यान रखिएगा कि झारखंड दिया है, तो झारखंड के 17 जिले सूखे से प्रभावित हैं। ठीक, और झारखंड में केवल 20% कृषि योग्य भूमि में सिंचाई की सुविधा है, जिसके परिणाम स्वरूप गंभीर असुरक्षा है। अब मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है?
गरीबी रेखा से बाहर आने में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। नीति आयोग की जब भी रिपोर्ट आई थी जिसमें उत्तर प्रदेश ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, उसमें क्या है कि गरीबी रेखा से उभरने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश पूरे देश में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद विश्व बैंक के अनुसार दिन में 180 रुपए से कम आय अर्जित करने वाले को गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों में शामिल किया जाता है। तो गरीब कौन है? जो 180 रुपए से कम दिन में कमाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार। फिर स्वच्छ सर्वेक्षण देख लेते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेंगे। तो स्वच्छ सर्वेक्षण मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। इंदौर शहर लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है, लगातार 7वीं बार। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में मध्य प्रदेश राज्य को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और मध्य प्रदेश को कुल 6 राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। तो मध्य प्रदेश का जो शहर है इंदौर, उसको 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है, लेकिन राज्य के मामले में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। और इंदौर को सूरत के साथ संयुक्त रूप से देश का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है। इस बार इंदौर के साथ साथ सूरत भी है और दूसरा स्थान इस बार खाली रखा गया है। ठीक है, और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र का नवी मुंबई शहर रहा है। तो पहले स्थान पर इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से हैं, दूसरा स्थान खाली है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का नवी मुंबई है। फिर स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में महाराष्ट्र पहले नंबर पर राज्यों के मामले में, छत्तीसगढ़ राज्य तीसरे स्थान पर और जो मध्य प्रदेश है वो दूसरा स्थान है। ठीक है, राज्यों के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर और छत्तीसगढ़ राज्य तीसरे नंबर पर है। फिर देख लेते हैं 99वां अंतर्राष्ट्रीय तानसेन समारोह। तो ये कहाँ हुआ? ग्वालियर में संपन्न हुआ और इसी में विश्व भर से 1500 तबला वादकों ने भाग लिया था। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तबला वादन प्रतियोगिता में निकिता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं छत्तीसगढ़। तो डोपिंग रोधी जागरूकता सत्र आयोजित किया गया है। कहाँ पे? ये छत्तीसगढ़ में आयोजन हुआ इसका। फिर पंजाब, पंजाब में पहला मदर मिल्क बैंक, ठीक है, ये वहाँ पे शुरू किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अपनी तरह का पहला मदर मिल्क बैंक डॉक्टर BR अम्बेडकर राज्य चिकित्सा संस्थान मोहाली में स्थापित किया गया है। यह मदर मिल्क बैंक रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा स्थापित किया गया है। इसके लिए 30 लाख रुपए दिए गए हैं। यह एक नॉन प्रॉफिट बैंक है जहां नवजात शिशुओं के लिए मां का सुरक्षित दूध स्टोर किया जाता है। ठीक है, इसकी मदद से उन नवजात शिशुओं को मां का दूध उपलब्ध कराया जाता है जिनकी अपनी मां किसी कारणवश स्तनपान करा पाने में असमर्थ रही है। तो पंजाब में पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया है। कहाँ? मोहाली में। फिर गुजरात, तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024, इसका आयोजन कब हुआ? ये ध्यान रखिएगा, 10 से 12 जनवरी 2024 को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया और इसका ये 10वां संस्करण था। इस ग्लोबल समिट में 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठनों ने भाग लिया और इस जो मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट थे इस समिट के, वो थे संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमीरात के जो राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद थे वो इसके चीफ गेस्ट थे। इसकी थीम थी गेटवे टू द फ्यूचर। ये थीम है इसकी, गेटवे टू द फ्यूचर। अब समिट में जो मुख्य घोषणाएं हैं उन्हें देख लेते हैं। इस कार्यक्रम में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने हजीरा में भारत की पहली कार्बन फाइबर फैसिलिटी स्थापित करने की घोषणा की है। तो भारत की जो पहली कार्बन फाइबर फैसिलिटी स्थापित की जाएगी वो हजीरा में की जाएगी और किसके द्वारा? रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, उसके अलावा कच्छ के खावड़ा में 30 गीगावाट का नवीकरणीय ऊर्जा प्लांट लगाने की भी घोषणा की गई है। किसने की है? अडानी ग्रुप द्वारा की गई है कच्छ के खावड़ा में। टाटा ग्रुप ने भी क्या किया है कि गुजरात के धोलेरा में सेमी कंडक्टर फैक्ट्री की योजना बनाई जाएगी। उसके अलावा लक्ष्मी मित्तल की कंपनी आर्सिलर मित्तल ने हजीरा में 24 मिलियन टन स्टील उत्पादन करने वाली साइट शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये वहाँ पे प्रमुख घोषणाएं थी जिसमें भारत की पहली कार्बन फाइबर फैसिलिटी जो स्थापित की जाएगी वो हजीरा में रिलायंस ग्रुप के द्वारा की जाएगी। फिर पश्चिम बंगाल ने एक योजना शुरू की है, योग्यश्री। ठीक है, तो इस योजना का उद्देश्य है कि राज्य में SC/ST के छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह पहल इन छात्रों को प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने पर केंद्रित है और 46 केंद्र सरकारी नौकरियों को सुरक्षित करने और सिविल सेवाओं में समान अवसर प्रदान करेगी। तो योग्यश्री योजना जो है ये सामाजिक कल्याण योजना है। कहाँ? पश्चिम बंगाल की। फिर पूर्वोत्तर राज्य, तो त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को। भारत के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का 52 स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, और त्रिपुरा और जो मणिपुर की रियासतें हैं, भारत की स्वतंत्रता के बाद इनका भारत में विलय हुआ था। ठीक है, त्रिपुरा और मणिपुर की जो रियासत हैं वो अक्टूबर 1949 में भारत में मिलाई गई थी। फिर उत्तर पूर्वी महोत्सव 2024, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा 13 से 17 जनवरी 2024 तक नई दिल्ली में इसका आयोजन किया है। उत्तर पूर्वी महोत्सव, लेकिन इसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। आगे देख लेते हैं नवा पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो ये जो फेस्टिवल मनाया गया, ये कहाँ आयोजन हुआ इसका? ये आयोजन हुआ अरुणाचल प्रदेश में, इसका आयोजन हुआ। यह फेस्टिवल वन्यजीव संरक्षण पर केंद्रित एक राज्य उत्सव है।
पक्के टाइगर रिजर्व में 4 हॉर्नबिल प्रजातियां पाई जाती हैं, पक्के या पाखुई, और ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी 4 प्रजातियां हैं? ओरिएंटल पाइड, ग्रेट इंडियन, रूफ्स नेक्ड और लुप्त प्राय वेर्थेड हॉर्नबिल। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल में हॉर्नबिल की सुरक्षा में स्वदेशी नीसी जनजाति की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया। तो जो नीसी है, ये नीसी जनजाति कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जनजाति समूह है। ठीक है, फिर दक्षिण भारतीय राज्य में तमिलनाडु का देख लेते हैं। तो तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2024, इसका आयोजन तमिलनाडु में चेन्नई में किया गया। ठीक है, यह सम्मेलन तमिलनाडु को 2030 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के उद्देश्य के तहत की गई थी। सिंगापुर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और मलेशिया इस सम्मेलन के भागीदार देशों में शामिल हैं। कौन कौन से देश हैं? सिंगापुर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और मलेशिया। इसमें क्या घोषणा हुई है कि 10 गीगावाट सौर एवं पवन ऊर्जा क्षमता विकसित करने के लिए टाटा पावर ने बोला है। उसके अलावा एक तीसरा हाइपर स्केल डेटा सेंटर की स्थापना शामिल है। कर्नाटक में सड़क विस्तार मंजूरी, ये फिलहाल तो आगे देख लेते हैं। अब राष्ट्रीय देख लेते हैं कि राष्ट्रीय घटनाक्रम क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखते हैं, पहला टॉपिक है भारतीय स्टाम्प विधेयक। तो भारतीय स्टाम्प विधेयक देख लेते हैं। भारतीय स्टाम्प विधेयक जो है, ये पहले जो चल रहा था 1899 का स्थान लेगा, अभी ये विधेयक है। ठीक, फिर इस विधेयक का उद्देश्य स्टाम्प शुल्क प्रावधानों को आधुनिक बनाना तथा स्टाम्प अधिनियम 1899 को प्रतिस्थापित करना है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 एक राजकोषीय कानून है जो लेन देन रिकॉर्ड करने वाले दस्तावेजों पर स्टाम्प के रूप में लगने वाले कर से संबंधित है। अब स्टाम्प शुल्क के बारे में देख लेते हैं। तो स्टाम्प शुल्क जो है वो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन राज्यों में संविधान के अनुच्छेद 268 के प्रावधान के अनुसार संबंधित राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। मतलब जो स्टाम्प शुल्क है वो केंद्र सरकार लगाती है, लेकिन इसका जो संग्रहण करता है, जो कलेक्ट करती है, वो राज्य करता है। ठीक है, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 एक संविधान पूर्व अधिनियम है जिसे आधुनिक स्टाम्प शुल्क व्यवस्था को सक्षम करने के लिए समय समय पर संशोधित किया गया है, लेकिन अब क्या है, इसे पुनर्संशोधित करने की आवश्यकता है, इसलिए इसे हटाया जा रहा है। फिर विंग्स इंडिया 2024, तो भारत का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 सबसे बड़ा है। एक तो नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया, और कहाँ आयोजित हुआ है? हैदराबाद में। हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर। मान लीजिए कभी हवाई अड्डे मैच करने में स्टेट टू स्टेट में पूछ लेते हैं, तो वहाँ ध्यान रखिएगा, हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर इसका आयोजन किया गया। यह एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है, वार्षिक पे नहीं, ये द्विवार्षिक कार्यक्रम है। और उड्डयन मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ फिक्की, ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय फिक्की द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में विमानन उद्योग की सबसे नवीन विमानन प्रौद्योगिकी और मशीनरी का प्रदर्शन किया गया, और प्रदर्शनी में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL ने अपने स्वदेशी नागरिक प्लेटफॉर्म जैसे हिंदुस्तान 228 विमान और उन्नत नागरिक हेलीकॉप्टर ध्रुव का प्रदर्शन किया। तो ध्रुव क्या है? वो हेलीकॉप्टर है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु, ये कहाँ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में 12 जनवरी 2024 को अटल बिहारी वाजपेयी सिवरी न्यावा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये 17,840 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित है। ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। अटल सेतु का उद्देश्य क्या है कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र, विशेषकर मुंबई, थाने, पालघर और रायगढ़ में संपर्क सुविधा में सुधार करना है। इससे मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत के शेष हिस्सों का रास्ता भी छोटा हो जाएगा। इसकी लंबाई कितनी है? तो 21.8 किलोमीटर लंबा है। ये 6 लेन वाला ब्रिज है। ठीक है, और इस ब्रिज को मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक भी कहा जाता है। तो अटल सेतु, ये जो भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल बना है। अब एक चीज़ यहाँ, जो पुल का 16.5 किलोमीटर का हिस्सा है समुद्र पर है, जबकि 5.5 किलोमीटर का हिस्सा भूमि पर है। मान लीजिए एक स्टेटमेंट दे दें कि पूरा हिस्सा जो है समुद्र में बना हुआ है, तो 16.5% हिस्सा जो है, 16.5 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो समुद्र पे है, बाकी 5.5 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो भूमि पर है। फिर अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दे दी गई है। बस इतना ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ, जो पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, तो पहली अमृत भारत एक्सप्रेस जो है वो अयोध्या को सीता माता के जन्मस्थल बिहार के सीतामढ़ी से जोड़ेगी, है ना। राज्यों के मामले में मतलब उत्तर प्रदेश से बिहार के बीच में चलेगी और अयोध्या से सीतामढ़ी के बीच में चलेगी। दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस मालदा से बेंगलोर तक जाएगी। जो अमृत भारत एक्सप्रेस है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति वाली नवीनतम पुश पुल ट्रेन है। बस अब कहाँ कहाँ बाकी चल रही है उसका मतलब नहीं है। एक कार्यक्रम है सागर परिक्रमा चरण, ठीक है, इसका 12वां चरण है ये, तो देख लेते हैं। ये फिलहाल किसके लिए है? तो सागर परिक्रमा मछुआरा समुदाय के कल्याण और तटीय विकास के लिए दूरदर्शी नेतृत्व की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण है। सागर परिक्रमा केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री के नेतृत्व में एक मेगा मत्स्य आउटरीच कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्या है कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करना है। ठीक है,
आगे देख लेते हैं, कोचिंग सेंटर के विनियमन हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो कोचिंग सेंटर के बारे में क्या दिशा निर्देश आए हैं, इनको देख लेते हैं। इनके अनुसार कोई भी कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों का नामांकन नहीं करेगा। ठीक है। इस बात पर भी बल दिया गया है कि विद्यार्थियों का नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही किया जाना है। ये दिशा निर्देश 12वीं के बाद जेई, नीट, क्लैट जैसे एंट्रेंस एग्जाम और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी करने वाले कोचिंग सेंटर के लिए बनाए गए हैं। कोचिंग केंद्र ऐसे ट्यूटर्स की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं जिनके पास स्नातक स्तर से कम योग्यता हो, मतलब वो जो ट्यूटर हो उन्हें ग्रेजुएट पास होना अनिवार्य है। फिर 41 CISO डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ है। तो ये कहाँ हुआ है? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर में। ठीक है। और इसका आयोजन किया गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, नई दिल्ली, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रतिभागियों ने भाग लिया है। और इसका उद्देश्य क्या था इस कार्यक्रम का? जागरूकता फैलाना, क्षमता सृजन, साथ ही सरकारी विभागों को साइबर लोचशील इकोसिस्टम बनाने के लिए कदम उठाने में सक्षम बनाना है। ठीक है। तो पहली बात ये ध्यान रखिए, जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ है कहाँ हुआ है? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर। फिर आगे देख लेते हैं, भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने का निर्देश। भारत सरकार ने सभी स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों को अगले 3 वर्षों के भीतर भारतीय भाषाओं में हर पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन सामग्री डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस निर्णय का उद्देश्य छात्रों को उनकी अपनी भाषा में अध्ययन करने का अवसर प्रदान करता है। स्थानीय भाषाओं में सामग्री मिलने से 2047 तक भारत को एक विकसित राज्य बनने में मदद मिलेगी। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई आई है उसकी सिफारिशों के अनुसार है। फिर फारसी को 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल करने का निर्णय किया गया है। जो नई शिक्षा नीति है उसमें 9 शास्त्रीय भाषाएं बनाई जाएंगी। ठीक है। अभी तो 6 हैं फिलहाल। तो जो 9 शास्त्रीय भाषाएं हैं उनमें से एक फारसी को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है। आधिकारिक तौर पर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत अब तक 6 शास्त्रीय भाषाओं को पहचान की गई है और जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें 9 शास्त्रीय जो भाषाएं हैं उनको शामिल करने का निर्णय लिया गया है और उसी में से फारसी को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, उन्हीं 9 में से। तो 2004 में तमिल को भारत की पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। जो पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है वो तमिल भाषा को मिला है 2004 में। उसके बाद तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया भाषाओं का नाम जुड़ा। तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है अनुच्छेद 344(1) और 351 द्वारा शासित भारत की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध करती है, जिनकी संख्या वर्तमान में 22 है। तो 8वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? भारत की आधिकारिक भाषाओं से, जो अभी तक इनकी संख्या कितनी है? 22। फिर आगे कुछ देख लेते हैं। फिर हाँ, श्री अन्न पर आधारित प्रेरक कहानियों का संग्रह लॉन्च किया गया है। तो ये भारत सहित एशियाई और अफ्रीकी देशों के अनुभवों को प्रदर्शित करने वाली क्षेत्रीय कहानियों का एक संग्रह नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या है कि मोटे अनाजों के बारे में जागरूकता फैलाने की पहल नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से जुलाई 2022 में शुरू की गई थी। ये ध्यान रखिएगा, मोटे अनाजों के बारे में जागरूकता फैलाने की पहल नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से जुलाई 2020 में शुरू की गई थी। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के दौरान जलवायु लचीलापन, खाद्य सुरक्षा, छोटे किसान, महिलाओं की आजीविका के लिए श्री अन्न को सफलतापूर्वक बढ़ावा दिया है। तो ये चीज़ हमारे आंसर राइटिंग में काम आएगी, इसलिए इसको कवर करता चल रहा हूँ। फिर 58 पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन, ये कहाँ आयोजित हुआ है? बस इतना ध्यान रखिए, ये आयोजित हुआ है जयपुर में। ठीक है। अब इसका जो पहला आयोजन हुआ था, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, आईबी ने 1920 में भारत में आईजीपी का पहला सम्मेलन आयोजित किया था। तब से यह सम्मेलन नियमित रूप से नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। स्वतंत्रता के बाद जो है इस तरह का पहले सम्मेलन का आयोजन 12 जनवरी 1950 को देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। फिर बालिकाओं के लिए पहला पूर्ण सैनिक स्कूल। तो बालिकाओं के लिए पहला पूर्ण सैनिक स्कूल 1 जनवरी 2004 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में पहले अखिल भारतीय बालिका स्कूल का अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो बालिकाओं के लिए पहला पूर्ण सैनिक स्कूल है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में वृंदावन में। ठीक है। इस सैनिक स्कूल का नाम क्या है? संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। नाम भी हो सकता है पूछ लें, तो ध्यान रखिएगा, संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। इसमें 870 बालिका विद्यार्थियों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठन, निजी, राज्य सरकारी स्कूलों के साथ साझेदारी के माध्यम से 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य रख चुका है और जिसमें 42 हो चुके हैं। मतलब इन संगठनों के माध्यम से 100 सैनिक स्कूल खोलने हैं, जिसमें जो है 42 पहले ही स्थापित हो चुके हैं। 2019 में एक बढ़िया फैसला आया था कि सैनिक स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश को मंजूरी दी गई थी, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। फिर आगे देख लेते हैं कि नौसेना अफसरों के बैच पर शिवाजी की राजमुद्रा आई है। इसमें क्या था कि एक नया लोगो जारी किया गया है। तो भारतीय नौसेना ने एडमिरल एपॉलेट्स क्या होता है? जो अधिकारियों के कंधे पर लगने वाला बैज होता है। ठीक, उसकी नई डिजाइन
का ले लिया है, नौसेना ध्वज से लिया है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से प्रेरित है। इसे अंग्रेजी राज की नेल्सन रिंग के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा। अष्टकोणीय जो है, अब इस नए डिजाइन में क्या क्या शामिल किया गया है ये पहले देख लेते हैं कि गोल्डन नेवी बटन गुलामी की मानसिकता को दूर करने के संकल्प को दोहराता है। जो चीजें उसमें इंक्लूड की गई हैं उनकी विशेषताएं हैं। अष्टकोणीय स्वरूप 8 दिशाओं का प्रतीक है, जो सेना की सर्वांगीण दीर्घकालिक दृष्टि को दर्शाता है। तलवार जो है वो देश की शक्ति में अग्रणी बनने और प्रभुत्व के जरिए जंग जीतने, विरोधियों को हराने और हर चुनौतियों पर काबू पाने के नौसेना के उद्देश्य को दर्शाता है। और जो टेलीस्कोप है वो बदलते विश्व में दृष्टि, दूरदर्शिता और मौसम पर नजर रखने का प्रतीक है। तो जो नया डिजाइन है उसमें जो प्रतीक यूज किए गए हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी चर्चा इसमें की गई है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं कला और संस्कृति। ठीक, कला संस्कृति देख लेते हैं। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में दिव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा की थी। इसके अलावा अब मंदिर की जो प्रमुख विशेषताएं उनको देख लेते हैं। मंदिर का डिजाइन जो है प्रसिद्ध वास्तुकार चंद्रकांत बी सोमपुरा ने अपने बेटे आशीष के सहयोग से बनाया। इतना याद रखिएगा, चंद्रकांत बी सोमपुरा ने इसका डिजाइन किया है और ये पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया है। इसकी जो लंबाई है वो पूर्व से पश्चिम 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई जो है 161 फीट है। इसमें कुल 392 स्तंभ तथा 44 दरवाजे हैं। इतना ध्यान नहीं रखना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखे रहिएगा। फिर मंदिर के स्तंभों और दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं के जटिल चित्रण प्रदर्शित किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा भूतल पर मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम के बचपन के स्वरूप को भी स्थापित किया गया है। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार पूर्वी दिशा में स्थित है, जहां सिंह द्वार के माध्यम से 32 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचा जा सकता है। मुख्य मंदिर की संरचना में राजस्थान के भरतपुर जिले से प्राप्त बंसी पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर शामिल किए गए हैं। ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग किया गया है। मंदिर में कुल 5 मंडप है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कौन से 5 मंडप हैं। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। ठीक, ये जो 5 मंडप हैं ये इनके नाम दिए हुए हैं। फिर मंदिर में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। जमीन की नमी से सुरक्षा के लिए ग्रेनाइट का उपयोग करके 21 फुट ऊंचे चबूतरे का निर्माण किया गया है। अब वडनगर में 800 ईसा पूर्व पुरानी मानव बस्ती के प्रमाण मिले हैं। तो वडनगर ध्यान रखिएगा, वडनगर है गुजरात में, बस इतना ही ध्यान रखना है। फिर आगे देख लेते हैं तमिलनाडु में जलीकट्टू का आयोजन। तो दक्षिण भारत में पोंगल के अवसर पर जलीकट्टू खेल का आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति जिसको देश में तमाम नामों से बोला जाता है, उसी का पोंगल भी उसी का एक नाम है। तो जलीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो प्रतिवर्ष पोंगल त्यौहार पर आयोजित होता है। ठीक है, वर्ष 2024 में श्रीलंका के त्रिंकोमाली में पहला जलीकट्टू कार्यक्रम आयोजित किया गया। जलीकट्टू खेल में बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है और ये तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का एक प्रतीक है। फिर गोल मेला, तो 28 दिसंबर 2023 को जम्मू कश्मीर के उधमपुर में, कहाँ, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जगन्नाथ मंदिर में गोल मेला का आयोजन किया गया था। ठीक है, गोल मेला का आयोजन वर्ष में 2 बार किया जाता है और ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर है। यह त्यौहार एक सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव है जो भक्तों के बीच समुदाय की भावना को बढ़ावा देता है। पूरे भारत में 2 प्राचीन मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित हैं। पहला कहाँ है, एक पुरी उड़ीसा में, दूसरा जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में, जहाँ पे गोल मेले का आयोजन होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे आर्थिकी देख लेते हैं। तो भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। भारतीय शेयर बाजार किसको छोड़ा है इसने, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, हांगकांग को पीछे छोड़कर पहली बार वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। तेजी से बढ़ते खुदरा निवेशक आधार और मजबूत कारपोरेट आय के कारण भारत में इक्विटी तेजी से बढ़ रही है। इतना ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें क्या है कि जो पहले स्थान पर है, नंबर 1 पे है अमेरिका, नंबर 2 पे है चाइना, नंबर 3 पर है जापान और चौथे नंबर पर आ गया है भारत। ठीक है, किसको पीछे छोड़ा है, हांगकांग को। फिर आगे देख लेते हैं, एनसीई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बन गया है। ठीक है, फ्यूचर इंडस्ट्री एसोसिएशन के अनुसार भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी कारोबार वाले अनुबंधों की संख्या के हिसाब से 2023 में विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बनकर उभरा है। फिर आगे देख लेते हैं, भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा। जो फिच एक रेटिंग एजेंसी है उसके अनुसार भारत अगले कुछ वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहेगा। मई 2023 में फिच ने भारत की वृद्धि दर 6% रहने का अनुमान व्यक्त किया था और वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है। इसके अलावा खुदरा महंगाई दर ये तो अपडेट होती रहती है, तो इसको उस टाइम पे ही देख लेंगे। फिर आगे देख लेते हैं, भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.7%। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 3 जनवरी 2024 को वित्त वर्ष 2024 के जीडीपी की वृद्धि दर के अपने अनुमान को 6.2% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। फिर आगे देख लेते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अगर लगेगा, हाँ, BYD
बिल्ड योर ड्रीम्स विश्व में सबसे अधिक ईवी बेचने वाली कंपनी बन गई है। तो ध्यान रखिएगा, जो सबसे अधिक ईवी बेचने वाली कंपनी है वो है BYD, बिल्ड योर ड्रीम्स। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई है। बस इतना ही ध्यान रखना है। हरित अमोनिया की आपूर्ति के लिए समझौता हुआ है। तो भारत की नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी है ACME और जापान की कंपनी है IHI के बीच में हरित अमोनिया की आपूर्ति के लिए समझौता किया गया है। ठीक है, परियोजना के फेज 1 से दीर्घकालिक आधार पर 0.4 FMTPA मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हरित अमोनिया की आपूर्ति की जाएगी। ACME समूह भारत में सबसे बड़े स्वतंत्र नवीकरणीय विद्युत उत्पादकों में से एक है। फिर नवी मुंबई में भारत का पहला और सबसे बड़ा आभूषण पार्क बन गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, भारत का पहला और सबसे बड़ा आभूषण पार्क कहाँ है? नवी मुंबई में। ठीक, महाराष्ट्र लगातार व्यापार और व्यवसाय में अग्रणी रहा है। यह राज्य भारत के कुल रत्न और आभूषण निर्यात में 72% की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है। ठीक, इसके अलावा आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है उन्हें देख लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन तो कब आयोजित हुआ है? डेट भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा 15 से 19 जनवरी 2024 के बीच में कहाँ? स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की 54 वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है। 15 से 19 जनवरी 2024 ये टाइमलाइन है और स्विट्जरलैंड के दावोस में। ठीक है, सम्मेलन का विषय क्या था? विश्वास का पुनर्निर्माण, रिबिल्डिंग ट्रस्ट। ठीक है, इस सम्मेलन में विश्वास के पुनर्निर्माण के आदर्श वाक्य के साथ भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स, AI और के भविष्य और जलवायु परिवर्तन पर विशेष चर्चा की गई है। इसमें भारत ने क्या किया है कि भारत ने इस शिखर सम्मेलन में लैंगिक समानता और बराबरी के लिए ग्लोबल गुड अलायंस गठबंधन का शुभारंभ किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ग्लोबल गुड अलायंस गठबंधन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक थी कहाँ? स्विट्जरलैंड के दावोस में, वहाँ पे किया गया है और ये 2024 में। ठीक, 2024 में भारत द्वारा। फिर 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन हुआ है 19 और 20 जनवरी 2024 को युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित किया गया है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां एडिशन। ठीक है, इसका विषय क्या है? साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। इसका जो विषय है साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना है। युगांडा ने 2024-2027 की अवधि के लिए अजरबैजान से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता ग्रहण की है। जो 18वां नैम शिखर सम्मेलन था वो 2019 में बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया था और 19वां कहाँ हो रहा है? युगांडा की राजधानी कंपाला में। फिर ध्यान रखिएगा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम विकासशील देशों का एक गठबंधन है। ठीक है, विकासशील देश है इसमें। संयुक्त राष्ट्र के बाद नाम राष्ट्रों का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। नाम के पास कोई स्थायी सचिवालय या औपचारिक संस्थापक चार्टर या अधिनियम या संधि नहीं है। पंचशील सिद्धांत पर आधारित गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में शीत युद्ध के दौरान की गई थी। मतलब इसका जब गठन हुआ 1961 में हुआ। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। नैम की मूल अवधारणा 1955 में इंडोनेशिया में आयोजित एशिया अफ्रीका बांडुंग सम्मेलन के दौरान हुई थी और पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था इसका वो 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था। जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ उसमें कौन कौन से देश शामिल थे वो देख ले। यूगोस्लाविया, भारत, घाना, मिस्र, इंडोनेशिया। ठीक है, के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। तो बाई चांस से जो पहला शिखर सम्मेलन उसमें भारत शामिल था नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वर्तमान में जो नैम के संगठन में कितने हैं? 120 देश हैं। ठीक है, वर्तमान में। फिर आगे देख लेते हैं। डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? फ्रांस जो है वो आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए आगंतुकों को डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। शेंगेन क्षेत्र में यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों में से 23 के साथ साथ संबंध पड़ोसी देश स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंकेस्टीन शामिल हैं। अब इसके बजाय क्या है कि इसमें यह होगा कि वैध बहुप्रवेश शेंगेन वीजा रखने वाले जो एथलीट हैं अधिकारियों को अलग से फ्रेंच शेंगेन वीजा के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, इसके बजाय वे अपने मौजूदा वीजा का उपयोग कर सकते हैं। अब ब्रिक्स समूह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसका विस्तार हुआ है। तो ब्रिक्स समूह अब 10 देशों का संगठन बन गया है। ठीक है, कौन कौन से नए देश जुड़े हैं? मिस्र जुड़ा है, इथोपिया जुड़ा है, ईरान जुड़ा है, सऊदी अरब जुड़ा है और संयुक्त अरब अमीरात जुड़ा है। अर्जेंटीना को बोला गया था जुड़ने के लिए पर अर्जेंटीना ने मना कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जो हैं ये नए सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। ठीक है, ब्रिक्स समूह ने सितंबर 2006 में आकार लिया और इसमें मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत और चीन शामिल थे। पहले ब्रिक नाम से था, फिर 2010 में इसका विस्तार हुआ और इसमें दक्षिण अफ्रीका जुड़ा, तब इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स। अभी इसमें 10 देश हो गए हैं। ठीक है, फिर विलियम लाई जो हैं ये ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। विलियम लाई, बस नाम याद रखिएगा,
विलियम लाई। आगे देख लेते हैं। ठीक है, शेख हसीना 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है, ये भी ध्यान रखिए, बस इतना ही। उपग्रह विकास में इसरो MRIC सहयोग को मंजूरी। ठीक, अब इसमें क्या है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त लघु उपग्रह के विकास में सहयोग से संबंधित इसरो और मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के मध्य समझौता हुआ है। इस समझौते में कहा गया है कि एक संयुक्त उपग्रह के विकास के साथ ही MRIC के ग्राउंड स्टेशन के उपयोग के संबंध में सहयोग किया जाएगा, मतलब उनके उपग्रह विकास में वो सहयोग करेगा भारत। ठीक, फिर जो ये मिशन है या जो ये फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, इसकी जो पूर्णतः जो रकम है वो कौन वहन करेगा, ये इसे पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अब ये याद रखिए, फेलिक्स त्सिसेकेदी ये दूसरे कार्यकाल हेतु कांगो के राष्ट्रपति बन गए हैं। विलियम लाई ताइवान के बने थे और ये फेलिक्स त्सिसेकेदी जो हैं ये कांगो के राष्ट्रपति बन गए हैं। फिर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी, ये UAE के दुबई में इसका आयोजन किया गया है, बस ये याद रखिए जगह। ठीक है, सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु जो थीम थी वो थी गैर संचारी गंभीर रोग, आयुष के माध्यम से बचाव और प्रबंधन। सम्मेलन में भारत सहित विश्व भर में 1500 से अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया। फिर स्वीडन की नाटो सदस्यता के लिए तुर्की की मंजूरी, नाटो में जो स्वीडन शामिल होना उसके लिए तुर्की ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, स्वीडन नाटो का 25वां सदस्य बन जाएगा अगर स्वीकृति मिल गई है उसको। फिर तुर्की के समर्थन के बाद हंगरी एकमात्र नाटो सदस्य देश है जिसे स्वीडन के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। ठीक है, फिर नाटो देख लेते हैं। तो नाटो का गठन कब हुआ था? नाटो का गठन हुआ था 1949 में। यह सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। ठीक है, नाटो का गठन 1949 में। नाटो का मुख्य एवं सैन्य मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। फिनलैंड 4 अप्रैल 2023 को गठबंधन में शामिल हुआ था और इसके बाद अगर ये स्वीडन हो जाता है तो ये नाटो का 32वां सदस्य होगा। फिर आगे देख लेते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, इसके घटनाक्रम देख लेते हैं। आकाश NG मिसाइल, तो आकाश NG मिसाइल इसको उड़ीसा के तट पर DRDO ने एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से नई पीढ़ी की आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण DRDO द्वारा अत्यधिक कम ऊंचाई पर उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्य को निशाना बनाकर किया गया था। ये कैसी है? सरफेस टू एयर। ठीक है, और ये मिसाइल रक्षा प्रणाली है। आकाश NG प्रणाली एक अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली है जो त्वरित गति से आने वाली हवाई लक्ष्यों को रोकने में सक्षम है। फिर 3087 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है इसकी और इसकी लगभग जो रेंज है वो 80 किलोमीटर है और इस मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से भी दागा जा सकता है और ये 60 किलोग्राम वजन ले जाने में भी सक्षम है। फिर ICD-11 मॉड्यूल 2 मोबिलिटी कोर्स लॉन्च, अब ये लॉन्च कर दिया गया है। आयुर्वेद सिद्ध विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नई दिल्ली में रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण मॉड्यूल 2 के रूप में आयुर्वेद सिद्ध और यूनानी अध्याय के पारंपरिक चिकित्सा रुग्णता कोड, जो एक कोड है, उसे जारी कर दिया गया है। अब इससे क्या होगा कि आयुर्वेद सिद्ध और यूनानी पद्धतियों पर आधारित रोगों से संबंधित डेटा और शब्दावली अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के ICD-11 वर्गीकरण में शामिल हो जाएगी। WHO ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीमारियों को वर्गीकृत करने के लिए ICD नामक एक वर्गीकरण श्रृंखला विकसित की है। तो ICD आप समझ गए, इसमें क्या है? आयुर्वेद सिद्ध और यूनानी पद्धतियां शामिल हो जाएंगी। ICD के वैश्विक स्तर पर व्यापक उपयोग है या कोडेड डेटा के माध्यम से विश्व भर में मानव रोग और मृत्यु की सीमाओं के कारणों पर जानकारी प्रदान करेगा। फिर अगला देख लेते हैं, दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित हवाई यान का अनावरण। तो ये हैदराबाद में पहले स्वदेश निर्मित दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित हवाई यान का उद्घाटन किया गया है। ठीक, अब इसमें क्या है? दृष्टि 10 भारत का पहला, दृष्टि 10 जो है वो भारत का पहला स्वदेश निर्मित मानव रहित हवाई यान है जो अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा भारत का पहला स्वदेश निर्मित मानव रहित हवाई यान। ठीक, यह 36 घंटे तक कार्य करने में सक्षम होता है। 450 किलोग्राम पेलोड क्षमता वाला उन्नत खुफिया निगरानी और टोही प्लेटफॉर्म है। सभी मौसम में उड़ान योग्यता के लिए नाटो तक अनुमोदित किया गया है। दृष्टि 10 स्टार लाइनर की विशिष्ट विशेषताओं में एक इसकी न्यूनतम रखरखाव आवश्यकता है जो इसे लागत प्रभावी और परिचालन रूप से कुशल बनाती है। यह उपग्रह संचार और लाइन ऑफ साइट LOS डेटा लिंक से सुसज्जित है जो विश्वसनीय और डेटा ट्रांसमिशन सुनिश्चित करता है। फिर आदित्य L1 के बारे में देख लेते हैं। तो आदित्य L1 6 जनवरी 2024 को इसरो ने सूर्य मिशन आदित्य L1 उपग्रह को लैग्रेंज पॉइंट 1 की हेलो ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। ठीक है, अब लैग्रेंज पॉइंट जो 1 है वो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। आदित्य L1 जो है वो कब प्रक्षेपित किया गया था? तो आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 के माध्यम से, PSLV C57 के माध्यम से 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 प्रक्षेपित किया गया था और यह
5 वर्ष की अवधि के लिए है। ठीक है, इस मिशन की जो अवधि है वो 5 वर्ष की है। L1 पॉइंट पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी का लगभग 1% है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य है सौर वायुमंडल, विशेष रूप से क्रोमोस्फीयर और कोरोना का अध्ययन करना है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला के रूप में कार्य करेगा। L1 पॉइंट के चारों ओर हेलो कक्षा में स्थित उपग्रह बिना किसी बाधा या ग्रहण के लगातार सूर्य का अवलोकन करने में सक्षम होता है। ठीक है, तो कोई भी अवरोध नहीं होगा, लगातार देखेगा। L1 अंतरिक्ष में उस स्थान को कहा जाता है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल एक जैसा होता है, इसीलिए L1 पॉइंट पे ये प्रक्षेपित किया गया है। आगे देख लेते हैं एक्सपोसैट मिशन। ठीक है, तो इसरो ने 1 जनवरी 2024 को अपने पहले एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है। कौन सा रॉकेट था? PSLV C58 की मदद से, और 650 किलोमीटर की इच्छित कक्षा में इसे स्थापित किया गया है। यह मिशन करीब 5 वर्ष का होगा और ये श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। ठीक है, फिर एक्सरे पोलारीमीटर उपग्रह एक्सपोसैट को पृथ्वी की 650 किलोमीटर निचली कक्षा में स्थापित किया गया है। एक्सपोसैट का लक्ष्य क्या होगा कि अंतरिक्ष में एक्सरे स्रोतों के ध्रुवीकरण की जांच करना। और ये एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट चरम स्थितियों में उज्ज्वल खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करने वाला भारत का पहला समर्पित पोलारीमेट्री मिशन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर इस मिशन के माध्यम से अमेरिका के बाद भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों का अध्ययन करने के लिए एक विशेष सैटेलाइट भेजने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। इसके साथ साथ क्या भेजा? एक्सपोसैट के साथ साथ इसने ये भेजा है कि 10 अन्य वैज्ञानिक पेलोड भी लॉन्च किए हैं। ठीक, फिर एक है AI संचालित टूल इनोवेशन असिस्टेंट। तो हाल ही में IT सेवा एवं परामर्श कंपनी कॉग्निजेंट ने इनोवेशन असिस्टेंट नामक AI संचालित टूल को माइक्रोसॉफ्ट के साथ लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ओपन AI सेवा पर निर्मित यह टूल कॉग्निजेंट के आंतरिक नवाचार कार्यक्रम और ब्लू बोल्ट को बढ़ावा देगा। इनोवेशन असिस्टेंट एक उपकरण है जिसे उद्यम ज्ञान को आत्मसात करने और उद्योगों में ग्राहक चुनौतियों को हल करने के लिए काम करने वाले कॉग्निजेंट कर्मचारियों के बीच अधिक रचनात्मकता और नवाचार को सक्षम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनोवेशन असिस्टेंट को संवेदनशील जानकारी और ग्राहक की गोपनीयता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संदर्भ आधारित विचार और समाधान उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं जापान का स्लिम मिशन। तो जापान का स्लिम मिशन जो है, यानी जापान की जो एजेंसी है जाक्सा ने चंद्रमा की सतह पर जो एक सियोली क्रेटर है उसके पास सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की है। और इसी के साथ जो है जापान चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देशों में 5वें स्थान पर आ गया है। और कौन से देश हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका है, सोवियत संघ, चाइना, भारत और जापान अब 5वां देश बन गया है। लैंडर की सौर पैनलों के उम्मीद के मुताबिक विद्युत उत्पन्न न कर पाने के बाद अंतरिक्ष एजेंसी ने स्लिम लैंडर के पावर को बंद करने की घोषणा की है। फिलहाल मतलब ये अभी बंद कर दिया गया है। ठीक है, और ये पावर बंद करने की घोषणा की है कि भविष्य में इसे पुनः शुरू किया जा सके, मतलब पूरी तरीके से अभी बंद नहीं हुआ है, इसे दोबारा शुरू किया जा सकता है। फिर स्लिम लैंडर एक यात्री वाहन के आकार का एक हल्का अंतरिक्ष यान है। इसका उपनाम क्या है? द मून स्नाइपर। इस मिशन का लक्ष्य नई लैंडिंग तकनीक का परीक्षण करना और चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में सुराग ढूंढना और एक विशेष कैमरे के माध्यम से खनिजों का विश्लेषण करना है। अब एक ये जो लोकेशन है ये आप याद रखिएगा कि तनेगाशिमा द्वीप, तो ये कहाँ है? जापान में है। ठीक, आगे देख लेते हैं सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम। तो DRDO ने हाल ही में 7.62 मिमी कैलिबर की एक अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल, तो उग्रम क्या है बस इतना याद रखना है, एक अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल है जिसे DRDO ने एक निजी उद्योग भागीदार के सहयोग में स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया है। इसकी जो प्रभावी रेंज है ये 500 मीटर है। इसे DRDO के पुणे स्थित केंद्र आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिश्ड ARDE ने हैदराबाद स्थित दीपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया है, मतलब PPP मॉडल पे है। ठीक है, असॉल्ट राइफल को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस इकाइयों की परिचालन आवश्यकताओं के लिए डिजाइन किया गया है। फिर है पेरेग्रीन लैंडर। ठीक है, तो 9 जनवरी 2024 को यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के वल्कन रॉकेट द्वारा पेरेग्रीन लैंडर को प्रक्षेपित किया गया। यह अमेरिका स्थित एक निजी अंतरिक्ष कंपनी है जो एस्ट्रोबॉटिक टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित एक चंद्र लैंडर है। तो पेरेग्रीन लैंडर क्या है? एक चंद्र लैंडर है। यह नासा के वाणिज्यिक चंद्र पेलोड सर्विसेज क्लैप्स कार्यक्रम का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य इस पेलोड को चंद्रमा की सतह तक पहुंचाने के लिए विविध अमेरिकी कंपनियों के साथ साझेदारी कर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। तो पेरेग्रीन लैंडर को चंद्रमा के मध्य अक्षांश क्षेत्र, जिसे साइनस विस्कोसिटैटिस या स्टिकनेस की खाड़ी कहा जाता है, पर उतारने का प्रयास किया गया था। हालांकि प्रक्षेपण के बाद यह लैंडिंग करने का प्रयास इसमें असफल रहा। तो जो पेरेग्रीन लैंडर है वो चंद्र अन्वेषण से संबंधित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। द्वितीय पीढ़ी का संकट चेतावनी ट्रांसमीटर DAT-SG। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन SG ने इसरो ने समुद्र में मछुआरों के लिए मछली पकड़ने वाली नौकाओं से आपातकालीन संदेश भेजने के लिए डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर सेकेंड जनरेशन DAT-SG नामक एक स्वदेशी तकनीकी समाधान विकसित किया है। जो उसका पहला संस्करण था वो 2010 में था, अब इसे अपडेट कर दिया गया है
और यह भारतीय मिशन नियंत्रण केंद्र में मछली पकड़ने वाली नाव की पहचान और स्थान के लिए चेतावनी संकेतों को डिकोड करेगा। और नवीन तकनीकी समाधान जो अपडेटेड वर्जन आया है वो क्या करेगा, डीएटीएसजी नियंत्रण केंद्रों से संदेश प्राप्त करने में सक्षम है। मछुआरों को चक्रवात, सुनामी या किसी अन्य आपात स्थिति पर मौसम की अग्रिम चेतावनी मिल सके, इसके लिए भी ये अपडेटेड है। ठीक है, फिर आगे है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। तो ये 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के फरीदाबाद में अमृत काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच नामक विषय पर भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का नवा संस्करण आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? हरियाणा के फरीदाबाद में। विषय क्या था कि अमृत काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जो भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उपलब्धियों और नवाचारों को प्रदर्शित करता है। IISF 2024 का उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, उद्योग पेशेवरों, उद्यमियों और विज्ञान संचारकों को प्रेरित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। ठीक, फिर इसी में क्या हुआ है कि इसी में फरीदाबाद में एक युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। और किसने किया? किरण रिजिजू ने। ठीक है, किरण रिजिजू ने किया है युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन। ठीक, इसी में। और इसका क्या है कि युवा वैज्ञानिक सम्मेलन देश की वैज्ञानिक दृष्टि में योगदान देने वाले विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान करने के लिए 45 वर्ष से, ये ध्यान रखिएगा, 45 वर्ष से कम आयु के युवा, स्नातकोत्तर, शोध विद्वान, शिक्षाविद, वैज्ञानिक उद्यमी और नव प्रवर्तकों को एक साथ लाता है। ठीक है, ये युवा वैज्ञानिक सम्मेलन। IISF विज्ञान भारती के सहयोग से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक पहल है जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। और इसका उद्देश्य है कि समाज में रचनात्मकता, नवाचार और वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देना तथा भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना। अब निपा वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण हुआ है। अब ये सब हो जाएगा, तब आ ही जाएगा न्यूज़ में। फिर निपा वायरस क्या है कि निपा वायरस चमगादड़ों, फ्रूट बैट द्वारा फैलता है और यह संक्रमित जानवरों जैसे सुअर के संपर्क में आने या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में निकट संपर्क के माध्यम से भी फैल सकता है। फिर एक आई स्टेम की समावेश पहल, ये देख लेते हैं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की पहल आई स्टेम 16 जनवरी 2024 को भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में समावेश नामक एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ठीक, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि भारत में शोधकर्ताओं, उद्योग और स्टार्टअप को लैब सुविधाओं से जोड़ना तथा अनुसंधान सहयोग क्रांति में लाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर परियोजना का लक्ष्य एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शोधकर्ताओं को वैज्ञानिक संस्थाओं से जोड़ना है। आई स्टेम को वैज्ञानिक समुदाय के लिए वन नेशन वन पोर्टल की अवधारणा के साथ विकसित किया गया है जिसका उद्देश्य शोधकर्ताओं और संसाधनों को जोड़ना है। अब पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी देख लेते हैं। तो इसमें क्या घटनाक्रम है कि नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज, ठीक है, IMD ने अपनी 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर 15 जनवरी 2024 को नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या है कि जलवायु सेवाओं के वितरण और उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि करना है। इसका लक्ष्य भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जलवायु खतरों से बचाना है। यह अखिल भारतीय पंचायतों को तापमान और वर्षा जैसे मापदंडों पर अनुकूलित मौसम पूर्वानुमान प्रदान करेगा। विमानन और कृषि मौसम संबंधी परामर्श के लिए एकीकृत भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS आधारित संवादात्मक मोबाइल ऐप मौसम को भी लॉन्च किया गया है। और ये जो मौसम है ये 12 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध रहेगा। हर मौसम हर घर मौसम के विजन को आगे बढ़ाते हुए IMD ने मौसम ग्राम को भी लॉन्च किया है जो कि मोबाइल ऐप मौसम के माध्यम से उपलब्ध है। ठीक, आगे देख लेते हैं। चिल्का झील में वार्षिक पक्षी गणना शुरू हो गई है। तो एशिया में सबसे बड़े खारे पानी की लैगून, ये भी ध्यान रखिएगा। तो एशिया में सबसे बड़े खारे पानी की लैगून कौन सी है? ओडिशा की चिल्का झील में वार्षिक पक्षी जनगणना शुरू की कर दी गई है। और इस पक्षी गणना में पक्षी विज्ञानी, वन्यजीव कार्यकर्ता और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS, WWF और विभिन्न संगठनों के शोधकर्ता शामिल हुए हैं। भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट WTI ने झील में पक्षी गणना में भाग लिया और गणना प्रक्रिया के लिए eBird मोबाइल एप्लीकेशन को अपनाया गया है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि चिल्का झील ओडिशा के 3 जिलों पुरी, गंजम और खोर्धा में फैली हुई है। लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तक विस्तारित है। ठीक है, 3 जिलों में है इसका विस्तार, पुरी, गंजम और खोर्धा। आगे देख लेते हैं। इस झील में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और वन्य जीवों का आवास है। यही कारण है कि चिल्का झील को वर्ष 1981 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि रामसर साइट के रूप में चुना गया है। ठीक, झील के अंदर स्थित नालाबंद द्वीप पर, झील के अंदर ही स्थित है एक नालाबंद द्वीप पर एक पक्षी अभ्यारण्य भी स्थित है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षण प्राप्त है। अब चिल्का झील को संरक्षण और प्रबंधन के लिए प्राथमिकता स्थल के रूप में पहचाना गया है। ठीक है, ग्रीनलैंड में अपेक्षा से अधिक बर्फ पिघल रही है, वो आके देखेंगे। फिर एक तितली की नई प्रजाति मिली है, कौन सी? कॉन्जॉइंट सिल्वर लाइन। कहाँ मिली है? पश्चिमी घाट के जैव विविधता वाले हिस्से कोडागू जिले के घने जंगलों में तितली की एक नई प्रजाति मिली है,
कंजॉइंट सिल्वर लाइन। तो पूछ सकते हैं कि कंजॉइंट सिल्वर लाइन क्या है, तो ये तितली की एक नई प्रजाति है। फिर आगे देख लेते हैं। अब ये, हाँ, वर्ष 2023 विश्व का रिकॉर्ड सबसे गर्म वर्ष, पर इस साल जैसे 2024 में अभी आप देख रहे हैं कितनी गर्मी हो रही है, तो अगले साल ये अपडेट होकर 2024 आ जाएगा। ठीक है, तो धरती पर पूर्व औद्योगिक काल की तुलना में 2023 में औसतन 1.48 डिग्री सेल्सियस की पर्याप्त वृद्धि देखी गई है। यह पृथ्वी की जलवायु पर ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों के प्रभाव का एक गंभीर संकेत है। ठीक, आगे देख लेते हैं। गंगा नदी में प्रदूषण की जांच हेतु समिति गठित की गई है। तो एनजीटी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेला उत्सव के दौरान गंगा नदी में प्रदूषित पानी छोड़े जाने के वाली एक याचिका के संबंध में एक पैनल का गठन किया गया था। अब उसमें क्या है वो तो अलग बात है, बाकी हम एनजीटी देख लेते हैं। तो एनजीटी एक वैधानिक निकाय है जिसे 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। ये एक वैधानिक निकाय है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक राज्य एजेंसी है जिसकी स्थापना 1975 में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम के तहत की गई थी। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखिएगा। यह उत्तर प्रदेश राज्य में वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और कमी के लिए जिम्मेदार है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। यह हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले 5 राज्यों से होकर बहती है। ठीक, आगे देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश बनेगा स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा राज्य। तो 1 जनवरी 2024 से सभी सरकारी कार्यालयों में पेट्रोल या डीजल वाहन खरीदने पर रोक लगा दी गई है। ये अच्छी पहल है। फिर देख लेते हैं आगे। तो इसके साथ ही सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए 3 बीघे जमीन दान करने पर लोगों को प्रतिमाह 20,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, 3 बीघे जमीन अगर कोई देगा तो लोगों को प्रतिमाह 20,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। और 6 राजमार्गों को ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया है हिमाचल सरकार द्वारा। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार के अनुसार सरकारी विभागों में पेट्रोल और डीजल वाहनों की खरीद पर रोक लगाने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है। ठीक है, तो ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। असम के वन्यजीव अभ्यारण्य में गैंडों की वापसी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मध्य असम के एक अभ्यारण्य है लाओ खोवा बुराचापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो नाम याद रखिएगा, लाओ खोवा बुराचापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? असम में। ठीक है, यहाँ एक सींग वाले गैंडों की वापसी हुई है 40 साल के बाद। और ये यहाँ पर कारण क्या था जो यहाँ से चले गए? तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर अतिक्रमण और अवैध शिकार के कारण लाओ खोवा बुराचापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य से अधिकांश जानवर बाहर चले गए थे। हालांकि ब्रह्मपुत्र नदी के पार ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग भी असम में है, और पूर्व में काजीरंगा, ये भी असम में है। ये गैंडों के लिए जाना जाता है। ठीक है, हाल ही में एक जैव विविधता संरक्षण समूह द्वारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के आसपास के स्कूलों के छात्रों के लिए राइनो स्कूल जाता है नामक अभियानों की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया है। तो ये कहाँ शुरू किया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसके आसपास के स्कूलों में। फिर अटलांटिक तट पर गहरे समुद्र में प्रवाल भित्ति का एक मानचित्र लिया गया है। तो क्या हुआ है कि अमेरिका के अटलांटिक तट के पास गहरे समुद्र में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति का मानचित्रण किया गया, जो फ्लोरिडा से दक्षिण कैरोलिना तक चट्टान की लंबाई 310 मील है। इस रीफ की चौड़ाई लगभग 68 मील 109 किलोमीटर, इसकी गहराई 200 मीटर से 1000 मीटर तक है, जहां सूर्य की रोशनी भी प्रवेश नहीं कर पाती है। ठीक है, प्रवाल भित्ति पानी के नीचे की संरचनाएं हैं जिनका निर्माण प्रवाल पॉलिप से होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा एक साथ जुड़ी रहती हैं। इन्हें समुद्र का उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी माना जाता है। ये समुद्र की सतह के केवल 0.1% हिस्से पर मौजूद हैं, लेकिन ये 25% समुद्री प्रजातियों का आवास हैं। विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है। फिर एक नया अभ्यारण्य है चंदका दंपारा। तो ये कहाँ है? कटक यानी उड़ीसा में। तो कटक से हिरणों को स्थानांतरित करने के बाद उड़ीसा सरकार चंदका दंपारा वन्यजीव अभ्यारण्य में सांभर और गौर को शामिल करने की योजना बना रही है। ठीक, भरतपुर से बाइसन लाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। भारतीय गौर या बाइसन जंगली मवेशियों और बोविडो नस्ल में सबसे बड़ी प्रजाति है। भारतीय बाइसन ज्यादातर पश्चिमी घाट क्षेत्र के पहाड़ी हिस्सों जैसे बांदीपुर, वायनाड और मृदुमलाई में पाए जाते हैं। भारतीय बाइसन की बात हो रही है। और बाइसन गोवा और बिहार का राज्य पशु है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। झारखंड में गिद्ध रेस्तरां स्थापित किया गया है। तो झारखंड में गिद्धों की घटती आबादी को संरक्षित करने के लिए कोडरमा जिले में एक गिद्ध रेस्तरां स्थापित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है कि गिद्धों पर पशुधन दवाओं, विशेष रूप से डाइक्लोफेनेक के प्रभाव का मुकाबला करना है। भारत गिद्धों की 9 प्रजातियों का आवास है। ओरिएंटल व्हाइट बैग, लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड, हिमालयन, रेड हेडेड, इजिप्शियन, बियर्डेड, सिनेरियस और यूरेशियन ग्रिफॉन शामिल है। अब इसमें जो बियर्डेड, ओरिएंटल व्हाइट ब्लैक, लॉन्ग बिल्ड, ये जो है ये 1972 की अनुसूची 1 में संरक्षित किए गए हैं। ठीक है, फिर आगे एक नया फैक्ट है कि पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क है। ठीक है, महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला और एशिया में 5वां डार्क स्काई पात्र बन गया है। अब ये क्या है? पेंच टाइगर रिजर्व में एक रात्रि वेधशाला स्थापित की गई है और यहाँ बाघोली के निकट का क्षेत्र तारा अवलोकन के लिए निर्दिष्ट किया गया है।
अब डार्क स्काई संरक्षण क्षेत्र क्या है? तो यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां आमतौर पर किसी पार्क या वेधशाला के आसपास होता है। यह कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को सीमित करता है। भारत का पहला डार्क स्काई संरक्षित क्षेत्र हानले में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला है, जो एक उच्च ऊंचाई पर खगोल विज्ञान स्टेशन है तथा यह भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा संचालित है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है। ठीक। और पेंच टाइगर रिजर्व, जिसे पेंच राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है, भारत के प्रमुख बाघ रिजर्वों में से एक है और ये 2 राज्यों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। फिर आईयूसीएन द्वारा पहली बार हिमालयन वुल्फ का मूल्यांकन किया गया है। तो प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ आईयूसीएन की रेड लिस्ट में पहली बार हिमालयन वुल्फ का मूल्यांकन किया गया और इसे सुभेद्य के वनरेबल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हिमालयन वुल्फ हिमालय में पाया जाने वाला एक प्रमुख ल्यूपिन शिकारी है। इसे तिब्बती भेड़िया भी कहा जाता है, जो 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर रहता है। यह आनुवांशिक रूप से भूरे भेड़िया से भिन्न होता है। उत्तर भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और पूर्वोत्तर हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति क्षेत्र में पाया जाता है। आईयूसीएन की सूची में वनरेबल में साइट्स के परिशिष्ट वन में और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत यह संरक्षित है। ठीक। फिर दार्जिलिंग चिड़ियाघर में हिम तेंदुओं की सबसे बड़ी संख्या है। दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क हिम तेंदुओं के सफलतापूर्वक प्रजनन के लिए हाल ही में सुर्खियों में रहा है। 40 वर्षों के संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के बाद दार्जिलिंग चिड़ियाघर, जो दार्जिलिंग चिड़ियाघर है, अब विश्व की सबसे बड़ी कैप्टिव हिम तेंदुओं की आबादी है। दार्जिलिंग चिड़ियाघर में हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम क्या है? यह हिम तेंदुओं के लिए देश का पहला और एकमात्र संरक्षण कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत 1985 में दार्जिलिंग चिड़ियाघर में की गई थी। ठीक है। अब हिम तेंदुआ के बारे में जान लेते हैं। तो हिम तेंदुआ, जिसे आमतौर पर ऑन्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ऑन्स के नाम से जाना जाता है और ये बिग कैट्स की एक प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा अंसिया है। भारत सरकार द्वारा हिम तेंदुओं की आबादी और उसके आवासों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड शुरू किया गया था। 2020 में यूएनडीपी की सिक्योर हिमालय परियोजना के तहत भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने की परियोजना उत्तरकाशी उत्तराखंड में शुरू की गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र परियोजना है वो उत्तरकाशी उत्तराखंड में शुरू की गई थी। ठीक। आगे रिपोर्ट एवं सूचकांक देख लेते हैं। तो शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट, ये असर, ठीक है, इसको कौन जारी करता है? एनजीओ प्रथम। तो देख लेते हैं। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट असर जारी की गई। यह रिपोर्ट प्रथम फाउंडेशन की ओर से बियॉन्ड बेसिक नाम शीर्षक से जारी हुई है। तो अब ये हो सकता है पूछ लें कि बियॉन्ड बेसिक नाम से शीर्षक से किस संस्था ने रिपोर्ट जारी की है? तो ये प्रथम फाउंडेशन ने जारी की है। ठीक है। असर 2023 बियॉन्ड बेसिक सर्वेक्षण 26 राज्यों के 28 जिलों में आयोजित किया गया है, जिसमें 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के कुल 34,745 युवा शामिल हुए हैं। अब इस रिपोर्ट के क्या बिंदु निकले हैं, ये हमारे आंसर राइटिंग में, एसे में भी काम आ सकते हैं। वो देख लेते हैं कि 14 से 18 आयु वर्ग के लगभग 43% बच्चे अंग्रेजी में वाक्य नहीं पढ़ सकते हैं। 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 1/4 किशोर अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में दूसरी कक्षा के स्तर का पाठ धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकते, मतलब जो दूसरी कक्षा में जो चैप्टर हैं उनको नहीं पढ़ सकते हैं। 14 से 18 वर्ष के कुल मिलाकर 86.8% बच्चे या तो स्कूल या कॉलेज में नामांकित हैं, वहीं उम्र के साथ उनका नामांकन प्रतिशत भी बढ़ा है। अंक गणित में 2017 में 39.5% युवा सरल ग्रेड 3-4 स्तर विभाजन समस्या को हल कर सकते थे, जबकि 2023 में अनुपात थोड़ा अधिक है, मतलब थोड़ा बढ़ा है। फिर 14 वर्ष के 3.9% और 18 वर्ष के 32.6% युवाओं का किसी शैक्षणिक संस्थान में दाखिला नहीं है और वे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। स्टेम एरिया अर्थात साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मैथ्स में अब लड़कों का रुझान बढ़ रहा है और देश में 36.3% लड़के इन विषयों में पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये इस रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आप अपने एसे और आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। फिर टीसीएस वैश्विक सूची में विश्व में दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड बन गया है। ठीक है। तो ब्रांड फाइनेंस द्वारा 2024 ग्लोबल 500 आईटी सर्विसेज रैंकिंग के अनुसार, ठीक है, ग्लोबल 500 आईटी सर्विसेज रैंकिंग के अनुसार टीसीएस ने विश्व में दूसरे सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड का दर्जा प्राप्त किया है। दूसरे नंबर पर है और इन्फोसिस इस मामले में तीसरे स्थान पर है, जबकि पहले नंबर पर कौन है? एक्सेंचर। ये जो है विश्व का सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड बना हुआ है। यह एक आयरिश अमेरिकी पेशेवर सेवा कंपनी है, मतलब जो पहली है वो एक्सेंचर है, दूसरी है टीसीएस और तीसरी है इन्फोसिस। ठीक, आगे देख लेते हैं। भारत में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर। तो अभी हमने पहले भी देखा था, तो नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी कि पिछले 9 वर्षों के दौरान 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। गरीबी में सबसे बड़ी गिरावट कहाँ? उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। फिर राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी जो है
ये स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर 3 समान रूप से जो मतलब इस उस पे हैं 3 मानदंड कौन स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पर देखा जाता है, जो 12 सतत विकास लक्ष्यों व संबंधित संकेतकों द्वारा दर्शाए जाते हैं। ठीक है, इनमें पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाते शामिल हैं। कभी कभी 3 मुख्य मानदंडों के अलावा जो मतलब उप मानदंड होते हैं उनको भी पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये नीचे जो दिए हैं। ठीक है, फिर बर्नीहाट 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर। तो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर क्रिया ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें मेघालय का बर्नीहाट जो है वो भारत का प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष पर है। ठीक है, और रिपोर्ट के अनुसार बिहार का बेगूसराय, जो रिपोर्ट है उसके अनुसार बिहार का बेगूसराय दूसरे नंबर पर और उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा तीसरे स्थान पर है। इस सूची में दिल्ली 8वें स्थान पर है। मतलब जो पहले नंबर पर है वो असम का बर्नीहाट, दूसरे नंबर पर बिहार का बेगूसराय और तीसरे नंबर उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा है। ठीक, फिर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं। तो वैश्विक नागरिकता और निवास सलाहकार कंपनी हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 जारी किया। 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में विश्व भर के कुल 6 देशों ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 6 देश जो हैं वो नंबर 1 पे हैं। कौन कौन से? फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर शामिल है। 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80वें स्थान पर है। भारत का पासपोर्ट 62 देशों तक वीजा मुक्त पहुंच को आसान बनाता है। तो भारत की रैंकिंग 80वीं है इसमें, इस इंडेक्स में। फिर विश्व रोजगार एवं सामाजिक आउटलुक रुझान, ये कौन जारी करता है? आईएलओ जारी करता है। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन आईएलओ ने बताया कि 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5.2% होने का अनुमान लगाया है, जो 2023 में 5.1% से थोड़ा अधिक है। मतलब 2023 में कहा गया था कि 5.1% होगी, जो कि 2024 में 5.2% है। रिपोर्ट में कहा गया कि कामकाजी गरीबी, वर्किंग पॉवर्टी बनी रहेगी और आय असमानता बढ़ेगी। बेरोजगारी दर में वृद्धि का मुख्य कारण उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी में वृद्धि है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2024 तक बेरोजगार लोगों की संख्या 2 मिलियन तक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये डेटा याद रखिएगा। फिर विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं, WESP रिपोर्ट, इसको कौन जारी करता है? इसको जारी करता है यूएन डेसा। आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के यूएन विभाग ने ये रिपोर्ट जारी की है, विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 में 6.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है। मजबूत घरेलू मांग और विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में मजबूती से भारत की आर्थिक वृद्धि दर में बढ़त का अनुमान लगाया गया है। यूएन ने 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान जताया था। हालांकि 2025 में जीडीपी जो है वो 6.6% रहने का अनुमान है। ये आंकड़े जो हैं ये याद रखिएगा। फिर आगे देख लेते हैं। फिर रिपोर्ट में वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2023 के अनुमानित 2.7% से घटकर 2024 में 2.4% रहने का अनुमान जताया गया है। भारत की 6.6%, जबकि ग्लोबल जो आर्थिक वृद्धि दर है उसमें मतलब गिरावट दर्ज होगी और वो 2024 में 2.4% रहने का अनुमान है। फिर भारत में 2019 में लगभग 12 लाख नए कैंसर के मामले दर्ज किए गए हैं। कैंसर 2019 में एशिया में बीमारी के बोझ के लिए दूसरा सबसे अधिक जिम्मेदार कारक रहा है। भारत, चीन और जापान कैंसर के नए मामलों और मौतों की संख्या के मामले में एशिया में 3 अग्रणी देश थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विश्व की सबसे अमीर महिला कौन बन गई हैं? फ्रांसुआ बेटनकोर्ट मायर्स। ठीक, तो इनकी संपत्ति 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर चुकी है। और ये जो मायर्स हैं ये विश्व की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी लॉरियल की उत्तराधिकारी हैं। ठीक है, तो विश्व की सबसे अमीर महिला बनी है फ्रांसुआ बेटनकोर्ट मायर्स। फिर वैश्विक सहयोग बैरोमीटर रिपोर्ट 2024, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में स्वास्थ्य और कल्याण सहित 5 प्रमुख क्षेत्रों में वैश्विक सहयोग रुझानों का आकलन करते हुए एक रिपोर्ट जारी की है। तो वैश्विक सहयोग बैरोमीटर रिपोर्ट 2024 कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार 2020 से पहले वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग संकेतकों में धीरे धीरे परंतु लगातार सुधार हो रहा है। ये हमें आंसर राइटिंग में ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2019 में 72.8 वर्ष से घटकर 2021 में 71 वर्ष हो गई है। मात्र मृत्यु दर 2020 में पहली बार बढ़कर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 152 मृत्यु हो गई है। मात्र मृत्यु दर में वृद्धि महामारी के दौरान प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवधान से जुड़ी हुई है। फिर ऑक्सफैम की इनइक्वालिटी इंक रिपोर्ट। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये ऑक्सफैम जारी करता है। तो इनका इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि रिपोर्ट के अनुसार गरीबी को पूरी तरीके से खत्म होने में अभी भी 229 वर्ष लगेंगे, जबकि अमीरों की संख्या में अधिक तेजी से वृद्धि होने की संभावना है। ठीक है,
विश्व के 5 सबसे अमीर अरबपतियों की कुल संपत्ति 2020 में $405 बिलियन से बढ़कर वर्तमान में 869 लगभग दोगुनी हो गई है। ठीक, केवल वर्ष 2023 में ही अरबपतियों को $3.3 ट्रिलियन का लाभ हुआ है, जो वर्ष 2020 की तुलना में 34% अधिक है। ठीक है, तो ये इन इक्वालिटी इंक रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऑक्सफैम जारी करता है। इसके अनुसार गरीबी खत्म होने में अभी 229 वर्ष और लगेंगे। फिर मीडिया पर विश्वास के मामले में भारत चौथे स्थान पर। एक और रिपोर्ट आई है कि एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसायों और गैर सरकारी संगठनों एनजीओ पर भरोसे के मामले में भारत शीर्ष पर है। ठीक है, यानी व्यवसायों और एनजीओ पर भरोसे के मामले में भारत शीर्ष पर है। मीडिया पर विश्वास के मामले में भारत चौथे तथा सरकार पर भरोसे के मामले में 5वें स्थान पर है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 ने सरकार के प्रति अपने लोगों के भरोसे के संदर्भ में सऊदी अरब को शीर्ष पर रखा है, जबकि भारत चौथे स्थान पर है। ठीक, वहीं अपने नियोक्ता पर भरोसे जताने के मामले में इंडोनेशिया शीर्ष पर है, भारत इस मामले में दूसरे स्थान पर है। सबसे कम भरोसेमंद देश के रूप में ब्रिटेन ने दक्षिण कोरिया की जगह ले ली है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ये अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, उसी को रिपीट कर दिया है। ठीक है, अब ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुवैती दिनार विश्व की सबसे मजबूत करेंसी है। तो फोर्ब्स ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की जिसके अनुसार अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के बावजूद कुवैती दिनार विश्व की सबसे मजबूत करेंसी मुद्रा है। इस रैंकिंग में अमेरिकी डॉलर 10वें स्थान पर है। वहीं दूसरे और तीसरे स्थान पर भी अरब देशों की ही मुद्रा है। ठीक है, बहरीन की करेंसी बहरीनी दिनार और दूसरे, और ओमान की करेंसी ओमानी रियाल तीसरे स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र वर्तमान में 180 मुद्राओं को लीगल टेंडर के रूप में मान्यता देता है। फिर ये देख लीजिए, जो विश्व की शीर्ष 10 मुद्राएं हैं उसमें नंबर 1 है कुवैती दिनार, 2 पर है बहरीन की, तीसरी है ओमानी रियाल, और जो अमेरिकी डॉलर है वो 10 नंबर पर है, यूरो 9 नंबर पर है। ठीक है, और ब्रिटिश पाउंड जो है वो 6 नंबर पर है। ठीक, फिर ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024। तो ग्लोबल फायर पावर की हाल ही में जारी 2024 की सैन्य शक्ति रैंकिंग के अनुसार भारत के पास वैश्विक स्तर पर चौथी सबसे बड़ी मजबूत सेना है। इस लिस्ट में विश्व की सबसे मजबूत सेना के तौर पर अमेरिका का नाम है। अमेरिका के बाद दूसरा स्थान रूस को और तीसरा स्थान चीन को दिया जाता है। ग्लोबल फायर पावर 145 विभिन्न देशों की रक्षा संबंधी जानकारी पर नजर रखता है। तो इसमें पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर रूस, तीसरे पर चाइना और चौथे पर है भारत। फिर आगे देख लेते हैं योजना एवं कार्यक्रम। तो एक योजना है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की। इस योजना के अंतर्गत देश के 1 करोड़ घरों को, याद रखिएगा ये डेटा, 1 करोड़ घरों को छतों पर सोलर प्रणाली लगाई जाएगी, रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के बिजली के बिलों में कटौती करना है। ठीक है, योजना का सबसे अधिक लाभ उन राज्यों के लोगों को होगा जहां बिजली काफी अधिक महंगी है। रूफटॉप सौर पैनल एक इमारत की छत पर स्थापित एक फोटोवोल्टाइक पैनल है जो मुख्य बिजली आपूर्ति इकाई से जुड़ा होता है, और यह ग्रिड से जुड़ी बिजली की खपत को कम करता है और उपभोक्ता के लिए बिजली की लागत बचाता है। 2014 में केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम का शुभारंभ किया था। तो रूफटॉप सोलर प्रोग्राम 2014 में शुरू हुआ था, जबकि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2024 को इसकी घोषणा हुई है कि 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर प्रणाली लगानी है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। आगे है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बटे हैं। ठीक है, तो 14 जनवरी 2024 को कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने की सफलता प्राप्त कर ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सबसे अधिक कार्ड कहां बने हैं? उत्तर प्रदेश में। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सबसे अधिक कार्ड उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। इस योजना को NHA द्वारा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, इस पे ये ध्यान रखिएगा। फिर अंतिम लाभार्थी तक पहुंचने के लिए NHA ने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आयुष्मान ऐप भी लॉन्च किया है। फिर देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम। ठीक है, तो प्रसादम क्या है? देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट। मनसुख मांडविया ने 7 जनवरी 2024 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया। कहाँ हुआ इसका? उज्जैन में। प्रसादम पहल का उद्देश्य उज्जैन के पर्यटन आकर्षण को बढ़ावा और इसकी पाक कला विरासत को संरक्षित करना है। इस फूड स्ट्रीट पर मोटे अनाजों, श्री अन्न से बने पारंपरिक व्यंजन जैसे राजगीरा, सांवा, कुट्टू, रागी, दाल बाफले आदि परोसे जाएंगे। यह एक प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र होगा। फिर स्वामित्व योजना सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार से सम्मानित। तो पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना को इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में आयोजित लोक नीति संवाद 2024 के दौरान नवाचार सेंड पास प्रस्तुति करने के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार मिला है। ठीक है, स्वामित्व योजना को।
फिर स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है कि मुख्य रूप से उन्नत ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय क्षेत्रों का सीमांकन करके ग्रामीण भारत में संपत्ति सत्यापन के लिए एक आवश्यक समाधान प्रदान करना है। अभी इस योजना कब शुरू हुई थी? तो ये 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। तो योजना 2021 में शुरू की गई थी और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। फिर एक अगला कार्यक्रम है प्रेरणा, अनुभव पर आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्रेरणा अनुभव पर आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह एक सार्थक, अद्वितीय और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करना है। ठीक, तो बस ये ध्यान रखने का कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आधारशिला है इसमें। और इस योजना कार्यक्रम के कुछ बिंदु हैं, वो देख लेते हैं। यह कक्षा 9 से 12वीं तक की चयनित छात्रों के लिए एक सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम है। ठीक है, देश के विभिन्न हिस्सों से हर सप्ताह, हर महीने नहीं, हर सप्ताह 20 चयनित छात्रों, 10 लड़के और 10 लड़कियों का एक बैच इस कार्यक्रम में भाग लेगा। यह कार्यक्रम गुजरात के वडनगर में 1888 में स्थापित वर्नाकुलर स्कूल से संचालित किया जाएगा। तो वो जो प्रेरणा है उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। 9 से 12वीं तक के चयनित छात्रों के लिए है। इसमें हर सप्ताह 20 चयनित छात्र होंगे, 10 लड़के और 10 लड़कियां। फिर आयुर्वेद शिक्षण पेशेवरों के लिए स्मार्ट 2.0 का शुभारंभ किया गया है। तो केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग के साथ मिलकर स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब ये क्या है तो ये देख लेते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च एमंग टीचिंग प्रोफेशनल। कभी कभी ये पूछ लेते हैं। अभी जो आयोग ने एपीएस का पेपर कराया था उसमें कुछ योजनाओं के फुल फॉर्म पूछ लिए थे। ठीक है, तो देख लेते हैं। फिर ये जो है स्मार्ट 2.0 का उद्देश्य क्या है कि अंतः विषयी अनुसंधान विधियों का उपयोग करके आयुर्वेद विधियों का प्रभावकारिता और सुरक्षा को प्रदर्शित करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल में रूपांतरित करने के लिए एक वास्तविक प्रमाण तैयार करना। ठीक है, सीसीआरएएस आयुर्वेद में वैज्ञानिक आधार पर अनुसंधान के नियमन, समन्वय, विकास और प्रचार का शीर्ष संगठन है जो आयुष मंत्रालय के तहत कार्य करता है। फिर कावारत्ती में 1150 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना है। कावारत्ती कहाँ है? ये लक्षद्वीप में। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का भी उद्घाटन किया है। अब ये परियोजना क्या है? ठीक है, कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह पर सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन। तो ये परियोजना देख लेते हैं। इस परियोजना से इंटरनेट स्पीड में वृद्धि होगी जिससे नई संभावनाएं और अवसर खुलेंगे। आज़ादी के बाद पहली बार लक्षद्वीप को सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना से टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस, शैक्षिक पहल, डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल मुद्रा उपयोग, डिजिटल साक्षरता आदि में सक्षमता मिलेगी। ठीक है, लक्षद्वीप को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने वाली संभावना को भी बल मिलेगा। फिर आगे देख लेते हैं। सरलीकृत प्रमाणन योजना के अंतर्गत 37 अन्य उत्पाद शामिल। तो फिलहाल इसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर पीएम ई बस सेवा। तो हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री ने पीएम ई बस सेवा योजना के लिए निविदाओं की घोषणा की है जिसका लक्ष्य भारतीय शहरों में 10,000 ई बसें तैनात करना है। यह योजना 10 वर्षीय सार्वजनिक निजी यानी पीपीपी मॉडल पर संचालित होती है जहां राज्य शहर सेवाओं का प्रबंधन करते हैं और केंद्र सरकार सब्सिडी प्रदान करती है। यह योजना 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को कवर करती है। तो ये ध्यान रखिएगा, पीएम ई बस सेवा। ठीक है, 10,000 ई बसें तैनात करना है। कहाँ? जहां 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर हैं। इसके 2 खंड हैं। एक, सिटी बस सेवाओं और संबंधित बुनियादी ढांचाओं को बढ़ाना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए हरित शहरी गतिशीलता का समर्थन करना। एक वाहन एक फास्टैग पहल। तो एनएचआई ने इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के लिए एक वाहन एक फास्टैग पहल का शुभारंभ किया है। किसने किया है? मंत्रालय ने नहीं, जबकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने ये इसका शुभारंभ किया है। ठीक, फिर ऑटोमोबाइल हेल्थ पीएलआई योजना के तहत कार्यकाल में विस्तार। पीएलआई योजना आप डिटेल में पढ़े होंगे, इसको छोड़ देते हैं। फिर आगे जो है बीएफएसआई बैंकिंग, वित्तीय सेवा एवं बीमा। तो फिलहाल आज यहीं तक रखते हैं। उसके आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे।